वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में। फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक चिकित्सा और हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। यानी प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य जो है ये को करिकुलर कोर्स के रूप में आपके पाठ्यक्रम में संकलित होगा। बीए में भी, बीएससी में और बीकॉम के जो सेकंड सेमेस्टर आपका होगा यानी कि द्वितीय सेमेस्टर। तो अगर आप द्वितीय सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, प्रथम सेमेस्टर का पेपर दे चुके हैं, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में भी एक को करिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना होगा। जैसे आप लोगों ने प्रथम सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पेपर दिया होगा और हमारे द्वारा बताए गए कई सारे मॉडल पेपर आपने देखे होंगे और वहीं से प्रश्न आए हैं। तो अब की बार कुछ अलग करने का प्रयास मैं जो है कर रहा हूं और आपको बता दूंगा ये नवीनतम मॉडल पेपर है 2024-25 की परीक्षाओं के लिए। लेकिन यह मॉडल पेपर जो होगा आपका चैप्टर नंबर 1 का होगा, यानी चैप्टर नंबर 1 से सबसे पहले थ्योरी को समझेंगे ताकि आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाए। तो कुछ थ्योरी के जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं उनके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। यानी चैप्टर नंबर 1 से पहले हम चैप्टर नंबर 1 के थ्योरी वाले पोर्शन को समझेंगे, फिर उसके बाद में उससे बनने वाले बहुत सारे एमसीक्यू, लगभग 50 से अधिक एमसीक्यूज़ के बारे में हर एक चैप्टर से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो ऐसे ही लगभग 15 वीडियो में हम संपूर्ण सिलेबस को कवर कर लेंगे फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ के। तो आप इन 15 वीडियो को अगर देख लीजिएगा, आपको बता दूं एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में छूटने वाला है नहीं। बाकी और मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो जो आएंगे, जो एक प्रकार से हर एक चैप्टर को संकलित करने वाले होंगे, वो आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पर, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताने वाला हूँ। हमारा एक दूसरा चैनल है, उसका नाम है बीए करेकर। तो बीए करेकर में मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो चैप्टर वाइज वीडियो है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 आज मैं ये शुक्ला स्टडी पॉइंट पर यानी इस चैनल पर आपको दूंगा ये वीडियो। लेकिन इसके बाद में इनके बाद बाकी के 14 वीडियो जो होंगे वो आपको बीए करेकर चैनल पर मिलेंगे। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीए करेकर हमारा ही चैनल है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये को करिकुलर से संबंधित तमाम प्रकार की वीडियोज़ आपको वहाँ पर दी जाएंगी। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? तो लगभग 50-50 एमसीक्यूज 15 वीडियोज़ में मैं समझने का प्रयास करूंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करूंगा। लगभग 750 एमसीक्यूज के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का मेरा प्रयास रहेगा। तो 50-50 भी मतलब कि प्रश्न या 60 प्रश्न किसी में 45 प्रश्न ऐसे करके मैं संपूर्ण सिलेबस को समझने का प्रयास करने वाला हूं अब की बार। तो बीए करेकर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप उन सभी जो है सभी लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा ही चैनल है। ठीक है? तो अब उस पर को करिकुलर यानी फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ का संपूर्ण सिलेबस आपको बिल्कुल फ्री में वहाँ पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। कैसे भी बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए उसके लिए। और आपके चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है? बेसिक फर्स्ट एड टेक्निक्स, यानी कि प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा। प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी शुरुआती दौर में जो एक प्रकार से जो बेसिक्स फर्स्ट एड हेल्थ होता है उसके बारे में समझेंगे, उसी के टेक्निक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि क्या उद्देश्य होता है इसका प्राथमिक चिकित्सा का, ठीक है, क्या नियम कायदे होते हैं, सीपीआर वगैरह कैसे दिया जाता है, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो होंगी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। आइए अब सबसे पहले थ्योरी थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप की चीज़ों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे प्रश्नों को मैंने ऑब्जेक्टिव रखा है, तो उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के 4 यूनिट्स आपके हैं। तो पहले यूनिट का ये पहला चैप्टर है, ऐसे ही दूसरा चैप्टर आएगा, तीसरा, यानी 15 वीडियोस के माध्यम से हम जो है आपका संपूर्ण सिलेबस कवर करने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा यानी बेसिक फर्स्ट एड टेक्निक्स, ये आपके चैप्टर नंबर 1 का नाम है। तो इससे कुछ आप पहलुओं को ध्यान रखें। सबसे पहली बात देखिए, जो प्राथमिक चिकित्सा होती है वो होती क्या है सबसे पहले, यानी कि ये जो प्रारंभिक चिकित्सा है या जो प्राथमिक चिकित्सा है, ये इसको क्या बोलते हैं? देखिए, किसी रोग के होने अथवा चोट लगने पर, आपको अचानक से कोई रोग हो जाए या कोई चोट आपको लग जाए, कहीं पर आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए, उस दौरान जब किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति, अप्रशिक्षित मतलब कि जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है डॉक्टरी की, वो ये नहीं जानता है कि मुझे जो है एक प्रकार से मतलब डॉक्टरी उसने नहीं पढ़ा है, किसी प्रकार का कोई कोर्स नहीं किया है, यानी अप्रशिक्षित। प्रशिक्षित मतलब होता है ट्रेनिंग से युक्त। माने होता है नहीं, यानी अप्रशिक्षित व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि डॉक्टरी का कोई कोर्स ना किया हो। ठीक है? तो जब किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि डॉक्टरी का कोई कोर्स भी नहीं किया होता है, अप्रशिक्षित होता है, उसको ट्रेनिंग भी नहीं मिली होती किसी प्रकार की, और वह चिकित्सीय सहायता और उपचार प्रदान करता है, या ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली है उसके द्वारा जब आपको चिकित्सीय सहायता
यानी कि आपको एक प्रकार से जो जो मतलब जो एड है या चिकित्सा है, एक बोले तो मतलब आपको जो है अच्छा करने का प्रयास करता है वो व्यक्ति, जिसको मतलब सारी चीज़ें पता नहीं फिर भी, और उपचार प्रदान करने मतलब किया जाता है, तो वही प्रक्रिया जो होती है प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। यानी एक व्यक्ति जो कि आप प्रशिक्षित है, वो आपको चिकित्सीय सहायता और उपचार आपके रोग का प्रदान करता है, आपकी चोट का प्रदान करता है, वो होता है। यानी डॉक्टर के आने से पहले तक जो आपको जो है अच्छी अवस्था में, या आपकी जो आपका जो स्वास्थ्य है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने में एक प्रकार से सफल हो जाए, तो वो प्राथमिक चिकित्सा उसी को कहा जाता है। तो किसी रोग के होने अथवा चोट लगने पर जब किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा जो चिकित्सीय सहायता एवं उपचार प्रदान किया जाता है, उसे ही प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि प्राथमिक चिकित्सा की विधा प्रयोगात्मक चिकित्सा के मूल सिद्धांतों पर निर्भर होती है। यानी जो प्रैक्टिकल चिकित्सा होती है, प्रैक्टिकल जो एड होता है, उसके मूल सिद्धांतों पर निर्भर होती है। प्राथमिक चिकित्सा पशुओं पर भी की जा सकती है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न यहाँ पर आपसे ये बन सकता है ऑब्जेक्टिव में कि क्या प्राथमिक चिकित्सा जो है केवल मनुष्यों तक ही सीमित है या पशुओं तक भी सीमित है? तो बिल्कुल ये पशुओं तक भी सीमित है। ये दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। तीसरी बात यह आपको ध्यान रखनी है कि प्राथमिक चिकित्सा की सीमा के अंतर्गत केवल प्रथम अवसर की चिकित्सीय सहायता और उपचार सम्मिलित होता है। यानी कि जब तक डॉक्टर ना आ जाए तब तक ही आप उसको एक प्रकार से ट्रीटमेंट करें। जैसे सीपीआर वगैरह दिया जाता है, कहीं करंट लग जाए किसी व्यक्ति को तो सीपीआर सबसे पहले दिया जाता है। ठीक है, सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये एक प्रक्रिया होती है जिस सीने पे ऐसे हाथ रख करके दाबा जाता है, ताकि जो है एक प्रकार से उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़े। ठीक है, मतलब बढ़े, या एक प्रकार से वो बेहोशी की हालत में है तो होश में आए, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो प्राथमिक चिकित्सा की सीमा के अंतर्गत केवल प्रथम अवसर की चिकित्सा, यानी कि आप डॉक्टरी वाली कोई व्यवस्थित नहीं करेंगे, लेकिन आप देखते होंगे बस में भी, आप अगर कभी यात्रा किए होंगे बस में, तो आगे ड्राइवर के ऊपर वहीं पर एक जो बक्सा होता है उनके ऊपर सर के ऊपर थोड़ा सा इधर पीछे वहीं पर एक जो है सफ़ेद सफ़ेद डब्बा होता है। सफ़ेद सफ़ेद डब्बे में एक जो है लाल कलर का एक क्रॉस टाइप का चिन्ह बना होता है, इस तरह से प्लस। ठीक है, प्लस वाला चिन्ह, यही होती है प्राथमिक चिकित्सा। सफ़ेद सफ़ेद जो है एक प्रकार से डब्बा होता है और उसमें ऐसे लाल लाल एक प्रकार से पट्टी लगी होती है और उसमें क्रॉस का चिन्ह बना होता है, मतलब कि प्लस का। ये होता है प्राथमिक चिकित्सा। फर्स्ट एड बॉक्स उसको बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट एड किट बोलते हैं अंग्रेजी में, प्राथमिक चिकित्सा का बॉक्स बोलते हैं उसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक उपचार का उत्तरदायित्व क्या होता है? किसी डॉक्टर के द्वारा चिकित्सा संबंधी सहायता प्राप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। यानी डॉक्टर अगर आ गया फिर वहीं पर जो है प्राथमिक चिकित्साकर्ता का जो भूमिका होती है वो समाप्त हो जाती है। प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या क्या है, क्यों ये जरूरी है, प्राथमिक चिकित्सा क्यों करनी चाहिए लोगों की, क्यों लोगों की मदद करनी चाहिए? कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर दूर से आने को होते हैं और ऐसी स्थिति में मरीज जो होता है उसकी हालत गंभीर होती चली जाती है और मरीज अंतोगत्वा उसका प्राणांत हो जाता है, वो मर जाता है। लेकिन इसलिए जब वो मरे ना, उसकी स्थिति सही रहे नहीं, उसकी तबीयत ज़्यादा गड़बड़ होने लगे, ऐसी स्थिति में आपको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है व्यक्ति के जीवन को बचाना, यानी कि व्यक्ति मर ना जाए, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसके अलावा मरीज की हिम्मत को बढ़ाना, उसके मोटिवेशन लेवल को बढ़ाना, ताकि क्या हो, कभी कभी क्या होता है एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो लोग डर जाते हैं और उनका जो मनोवैज्ञानिक एक प्रकार से जो दबाव होता है उन पर पड़ जाता है। वो सोचते हैं कि अब क्या होगा, मेरा हाथ टूट गया, पैर टूट गया। तो आप ऐसी स्थिति में उनको मोटिवेट करें, अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हाथ नहीं टूटा है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे आप बच्चे जब कभी कभी गिरते हैं तो आप उनको समझाते होंगे बच्चों को कि अरे कुछ नहीं, चींटी मर गई, चींटी मर गई बेटा, चींटी मर गई। तो जब आप उसको कहते हैं लोग को मारता हूं मैं, तो आप जो है जमीन पर 2 3 4 बार अपना हाथ पटकते हैं या पैर से मारते हैं तो बच्चा बड़ा खुश होता है। ऐसे ही क्या होता है, जब किसी का एक्सीडेंट होता है उस स्थिति में आप उसको मोटिवेट करेंगे कि अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे भाई ठीक है पैर, अरे कहीं नहीं टूटा है। उसी में 2 3 4 लोग, अरे बहुत चोटाई है भैया। तो ये मत कहिए कि बहुत चोट आएगी, आप कहो कि कुछ नहीं चोट लगी है, अरे कोई दिक्कत नहीं, चलो सब 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 सही होगा। उसको थोड़ा-सा उसका मानसिक जो एक प्रकार से लेवल है उसको ज़्यादा गिरने ना दें। जो नकारात्मकता उसके चारों तरफ मंडरा रही होती है, उसी नकारात्मकता को भगाना भी एक काम होता है प्राथमिक चिकित्सा में। ठीक है? तो मरीज की हिम्मत को बढ़ाना और दर्द इत्यादि से राहत प्रदान करने की कोशिश करना, ताकि उसका दर्द कम हो, खून बह रहा है तो उसको खून रोकने का प्रयास करें। ऐसे तमाम प्रकार के काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा शीघ्र अतिशीघ्र डॉक्टर को उपलब्ध करवाना और उन तक मरीज को पहुंचाने की व्यवस्था करना। मतलब कि अगर मान लेते हैं कुछ नहीं तो एम्बुलेंस को आपने कॉल कर दिया, डॉक्टर अगर बगल में है तो आप अपनी गाड़ी से या किसी दूसरे की गाड़ी से आप उसको पहुंचा दें डॉक्टर के पास। इस तरीके की एक प्रकार से ये सब उद्देश्य होता है प्राथमिक चिकित्सा का। एम्बुलेंस को फ़ोन करिए, तुरंत पहुंचेगा।
आगे देखेंगे प्राथमिक चिकित्सा के कुछ नियम होते हैं, जिनमें प्रमुख नियम में खास करके सबसे पहली बात, प्राथमिक उपचार करने वाला व्यक्ति विवेकी होना चाहिए, यानी कि विवेकपूर्ण होना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए उसको। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि कोई घटना हो जाती है तो जो चोट लगता है जिसको, वो तो कम हड़बड़ाता है, जिसको नहीं लगती है वो रोने लगते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो उनके साथ जैसे कभी-कभी आप महिलाओं को लेकर के जाएँ, एक्सीडेंट रास्ते में हो जाता तो जो महिलाएँ होती हैं, औरतें होती हैं, बहुत रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, बिलखने लगती हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो व्यक्ति जिसको ज़्यादा चोट लगी है वो परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि जो है मैं एकदम से गया अब तो। तो ऐसी स्थिति में उसका मनोबल लेवल डाउन होता चला जाता है। तो प्राथमिक उपचारकर्ता को विवेकी होना चाहिए, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो जिससे उसकी मनोबल लेवल एक प्रकार से गिरने लगे रोगी का। व्यवहार कुशल होना चाहिए उसको, ठीक है? एक तरीके से मतलब बातचीत करने लायक और व्यवहारता, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो ठीक-ठाक होना चाहिए, स्किल उसके अंदर होनी चाहिए, युक्तिपूर्ण निपुण होना चाहिए। इसके अलावा स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, बातचीत करने में मतलब कि दब के, धीरे-धीरे या डर के बोलना नहीं चाहिए, उसको थोड़ा टाइट बोलना चाहिए और अच्छे तरीके से समझाने की, ताकि सभी लोग सुनें और जाने उसकी बातों को, सुनने योग्य बातें करें, ताकि लोग उसकी बातों को सुनें और प्रभावित हों। रोग की स्थिति या रोगी की स्थिति और दशा का ज्ञान होना चाहिए कि रोगी को क्या हुआ है वास्तव में। ये ज्ञान प्राथमिक चिकित्साकर्ता को होना चाहिए। इसके अलावा जितना जल्दी संभव हो सके घायल को नज़दीकी चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल पर पहुँचाना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी काम होता है। ठीक है? तो ये कुछ नियम कायदे होते हैं प्राथमिक चिकित्सा के। इसके अलावा एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो तापक्रम होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। 2 बार 2022 की परीक्षा में और 2023 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम जो है 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। कभी कहीं-कहीं पर आपको 98.6 फ़ारेनहाइट भी मिलेगा, तो ये भी शरीर का तापमान होता है, मतलब 1-2 पॉइंट आगे-पीछे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बात और आपको बता दूँ, बुखार कब हो जाता है? जब यही जो है फ़ारेनहाइट बढ़ कर के 98 से लेकर के 100 डिग्री पॉइंट 4 हो जाता है फ़ारेनहाइट, यानी कि तो इस ऐसी स्थिति बुखार की स्थिति कहलाने लगती है। अच्छा, इसको अगर बोले तो 98.6 को, तो ये लगभग आपका कितना पड़ेगा? ये आपका क्या पड़ेगा भई? ये आपका पड़ेगा लगभग, और लगभग मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। ये बुखार जो होता है, ये देखिए 37 डिग्री सेल्सियस अगर आपके शरीर का तापमान है तो ठीक है। लेकिन अगर 38 डिग्री भी सेल्सियस तापमान होगा तो जान लीजिए बुखार। ये 38 डिग्री होगा 100 के ऊपर, और 37 जो होगा ये आपका 98.6 है, ठीक है? ध्यान रखिएगा ये बात। आपातकालीन सेवा के समय क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि आपातकालीन सेवा के समय आपको क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान ज़रूरी है। क्या करना चाहिए तो जानते ही हैं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए इसका भी ज्ञान आपको पास होना चाहिए। अच्छा, सीपीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में लगातार आता है। सीपीआर का पूरा नाम होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसिस्ट स्टेशन, ठीक है? सॉरी, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये जो है एक प्रकार से ये इसका फुल फॉर्म होता है सीपीआर का, ध्यान रखिएगा। सीपीआर जो है श्वास पर संचरण बनाए रखने की एक प्रक्रिया होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, कुछ पॉइंट और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में अब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आता हूँ और बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज़ों को समझने का प्रयास करूँगा। देखिए, सीपीआर आपातकालीन कार्डियक केयर सिस्टम का एक भाग होता है, जिससे व्यक्ति के प्राण बचाए जा सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है प्राथमिक चिकित्सा का, सीपीआर देना। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता के अंतर्गत हाथ धोने की क्रिया भी शामिल होती है। जैसे कि आप जो है कहीं पर गए, आपने कोई काम किया, आपने छींका, आपने खांसी आई आपको, या आप किसी मरीज को टच कर रहे हैं, या आप जो है कहीं अलग से आए हैं, तो आप हाथ मुंह धुलें। ये भी एक स्वच्छता के अंतर्गत आने वाली क्रिया है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म क्या है? डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और आपको बता दूं, डब्ल्यूएचओ के द्वारा 15 अक्टूबर 2008 की बात है, 15 अक्टूबर 2008 में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे घोषित किया गया है, और तब से लेकर के आज तक 15 अक्टूबर को जो है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बार 2008 में मनाया गया था 15 अक्टूबर को, तब से ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। सॉरी। आगे देखेंगे, स्वच्छता में व्यक्ति को अपनी तथा अपने आसपास की जो सफाई है उसका ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हाथ को निम्न बिंदुओं में साबुन से धोना चाहिए। कब-कब? खाना खाने से पहले और बाद में आपको हाथ धोना चाहिए साबुन से। इसके अलावा छींकने, खाँसने और नाक साफ करने के बाद भी आपको हाथ धोना चाहिए। इसके अलावा बीमार तथा घायल को छूने से पहले और छूने के बाद
क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आप कहीं पर गए हैं तो छूने से पहले चूँकि आपके हाथ में कुछ कीटाणु होते हैं, तो आप अगर हाथ धुल करके बीमार मतलब कि बीमार व्यक्ति को छुएँगे, तो क्या होगा कि वो उसको एक प्रकार से जो जितनी उसकी बीमारी जितनी है उतनी ही रहेगी। नहीं तो हो पता चले कि आपके हाथ में कोई जो है एक प्रकार से कीटाणु या विषाणु या कीटाणु कोई है और वो उसमें प्रवेश कर जाए, कोई संक्रमण वगैरह हो जाए। तो ऐसी स्थिति में बीमार को छूने से पहले या घायल को छूने से पहले और बाद में आपको अपना हाथ धोना चाहिए। इसके अलावा शौच के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हाथ धोने के कुछ नियम होते हैं जिसको आपको मैंने बताया। और इसके बाद में एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं। डिटॉल और सेवलान होता है, यानी जिससे हाथ मतलब को उसको घाव को धोया जाता है। रुई होती है जिससे घाव को साफ किया जाता है और पट्टियाँ होती हैं जिससे घाव पर बाँधी जाती है। तो ये फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है, प्रथम जो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होता है, फर्स्ट एड किट होते हैं, उसमें दर्द निवारक दवाई, यानी कि जब घायल होता है व्यक्ति तो उसको बेसंभार पीड़ा होती है, दर्द होता है, उसी दर्द को कंट्रोल करने के लिए उसमें कुछ दवाएँ होती हैं। डिटॉल और सेवलान होता है जिससे आप उसको धोते हैं घाव को और उसके बाद में फिर रुई में बीटाडीन वगैरह लगा करके उस पे पट्टी करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 समाप्त होता है। अब मैं इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को चर्चा करूँगा। हालाँकि यहाँ मैं आपको इसी वीडियो में बता दूँ कि जो है द्वितीय चैप्टर जो आपका है, सेकंड चैप्टर है, उसमें हम लोग प्राथमिक चिकित्सा तकनीक के बारे में समझेंगे। फर्स्ट एड टेक्निक क्या-क्या होती है, उन टेक्निक के बारे में समझेंगे और वहाँ से बनने वाले प्रश्नों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके के जो प्रश्न हैं उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो वो चर्चा करेंगे अगले में। लेकिन आज मतलब जो ये है, अब हम देख लेते हैं कि आपने क्या पढ़ा। अब आपका थोड़ा टेस्ट हो जाए, देखो 50 प्रश्नों के माध्यम से हम आपका टेस्ट करेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा के बारे में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में क्या समझा। जो अभी मैंने बताया आपको, उसको आपने क्या समझा। मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूँगा ताकि ज़्यादा समय ना लूँ और कम समय में आपको समझा दूँ, ठीक है? देखिए प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा यानी बेसिक फर्स्ट एड टेक्निक। तो देखिए इसमें आपको दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए कि विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दें, यानी कि इन चारों में से एक सही विकल्प है, उसका आपको उत्तर देना है। अब आप सभी को पता होगा इसके उत्तर के बारे में, तो आप बताइएगा। देखिए, पहला प्रश्न, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली चिकित्सा को क्या कहते हैं? तो ये मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया था। उसी को क्या बोलते हैं भैया? प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं। कि क्या बोलते हैं? प्राथमिक चिकित्सा। बहुत बढ़िया उत्तर आप सभी क्या है? दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले जो चिकित्सा दी जाती है उसी को प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। प्राथमिक सहायक किस तरह का होना चाहिए? प्राथमिक सहायक जो होता है समझदार होना चाहिए, प्राथमिक सहायता के ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए, फुर्तीला भी होना चाहिए ताकि जल्द जल्द मतलब कि एक प्रकार से फुर्ती हो उसके काम में, ऐसा नहीं कि मलेपंज हो, ढील-ढील एकदम से काम कर रहा हो। बिल्कुल, तो ये तीनों चीज़ें इसके लिए ज़रूरी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप सभी के आ रहे उत्तर। चलिए, तीसरा प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से बताएँगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला जो वीडियो आएगा इसका लगभग ये पहली वीडियो है, बाकी 14 की वीडियोज़ आपकी जो 14 वीडियोज़ होंगी इस तरीके की वो आपके बीए के रेकर चैनल पर उपलब्ध होंगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है जख्मों के प्रकार हैं। जख्मों के प्रकार देखिए, कटा हुआ जख्म भी होता है, बहने वाला जख्म भी होता है और जला हुआ जख्म भी होता है। ठीक है? ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ये सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राथमिक सहायक का व्यवहार होना चाहिए मृदु, हमदर्दी भरा या सहनशील, या फिर ये सभी? बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक सहायक का व्यवहार मृदु, हमदर्दी भरा और सहनशील, ये सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न है, खेलते समय गहरे घाव के मामले में आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले जब गहरा घाव हो जाए, ऐसे दौरान आपका खून बहुत तगड़े मतलब कि तेज बहने लगेगा, उसी खून को रोकना आपका पहला कर्तव्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखें। छठा प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति बिजली के झटके से घायल हो जाए, यानी कि उसको करंट मार दे और उसकी पल्स नहीं है, ठीक है, मतलब पल्स उसकी मतलब नाड़ी नहीं काम कर रही, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? जब भी किसी व्यक्ति को करंट मारे, बिजली का झटका लगे, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? सीपीआर उसको देना चाहिए। क्या देना चाहिए? सीपीआर देना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 7वां नंबर प्रश्न, जख्मों को साफ करने के बाद मरहम पट्टी में प्रयोग की जाने वाली दवा कौन सी? सभी लोग जानते हो कि पैरासीटामॉल तो दर्द की दवा है, ठीक है। बीटाडीन जो होती है एक ट्यूब आती है, मलहम है ये, जब उसको लगाते हैं हर एक डॉक्टर लगाते हैं तो पट्टी करने में रुई में जो लगा दी जाती है दवा एक प्रकार से, उसके बाद में मलहम को साफ किया जाता है, उसके बाद में उसी पे वो दवा रख करके बांध दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, बीटाडीन दवा होती है। सभी लोग जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आता है। अगला प्रश्न है जो है, बताएं, एंटासिड एक सिरप होता है, ये किस काम आता है? एंटासिड नाम का एक सिरप है, ये काम आता है जब आपके पेट में जलन होती है
या बदहजमी हो जाए, या गैस्ट्रिक वगैरह की बीमारी, हाइपर एसिडिटी हो जाए, ऐसी स्थिति में आपको जो है एंटासिड नाम की सिरप जो है यूज करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बच्चे के शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर कहाँ लगाना चाहिए? देखिए, थर्मामीटर कई जगहों पर मुंह में लगा करके ही पता कर चल जो करते हैं लोग, और बगल में भी लगाते हैं। तो अगर एक बच्चे के शरीर का तापक्रम आपको नापना है तो बगल में आप उसके लगा सकते हैं और नाप सकते हैं उसका। थर्मामीटर से तापमान शरीर का नापा जाता है, और तापमान जब आपका 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो आप समझिए बुखार है, 37 डिग्री सेल्सियस है तो नॉर्मल है। ठीक है, तो थर्मामीटर। आगे देखेंगे 10वां प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? लगातार प्रश्न पूछा जाता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शरीर का ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। शरीर का ताप बढ़ने पर केवल नाड़ी की गति और केवल श्वास की गति, श्वास गति नाड़ी गति दोनों बढ़ जाती है। ऊपर तो ए और बी दोनों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, 4 से 7 वर्ष के बालक की नाड़ी की गति प्रति मिनट के यानी 1 मिनट में एक बालक की नाड़ी कितनी बार धड़कती? तो 90 से 100 बार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, रोगी या घायल को कृत्रिम श्वास कब दी जाती है? बताएं फटाफट से। जब वह स्वयं सांस ना ले पा रहा हो, ऐसी स्थिति में रोगी या घायल को कृत्रिम सांस दी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, बेहोश में जीभ, बेहोशी में जीभ क्या होती है? गले के पीछे भाग में गिर जाती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 15वां नंबर प्रश्न है, कैरोटिड आर्टरी कहाँ स्थित होती है? बताएं, कैरोटिड आर्टरी कहाँ स्थित होती है? तो ये गर्दन में जो गर्दन के कोने में कान के नीचे स्थित होती है कैरोटिड नाम की आर्टरी। ऑप्शन नंबर ग्रंथियां जो होती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी घायल व्यक्ति या रोगी को प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है? डॉक्टर के आने से पहले। बिल्कुल, डॉक्टर के आने से पहले। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर, घायल व्यक्ति की जान बचाना लक्ष्य है। बताएं फटाफट से, प्राथमिक चिकित्सा का, परिवार का, समाज का, या सभी का? तो घायल व्यक्ति की जान बचाना, परिवार तो बाद में पता चलेगा उसको ना, समाज को बाद में पता चलेगा। प्राथमिक चिकित्सा का लक्ष्य होता है घायल व्यक्ति की जान बचाना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, मरीज या घायल व्यक्ति को किस प्रकार रखना चाहिए? मरीज या घायल व्यक्ति को किस प्रकार रखना चाहिए भैया? आरामदायक स्थिति में भी रखना चाहिए, गर्म और होश में, दोनों। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी स्थितियों में रखना चाहिए। 19वां नंबर प्रश्न है, पल्स यानी नाड़ी की जांच करने के लिए कितने सेकंड लगते हैं? पल्स या नाड़ी की जांच करने के लिए लगभग 5 से 10 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट आंसर होगा। सीपीआर का पूरा नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगातार परीक्षा में प्रश्न आता है। सीपीआर का पूरा नाम क्या होता है? जो है इसका पूरा नाम क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, रोगी को किस प्रकार का क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, किसी प्रकार का क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए परिचारक या चिकित्सा को धोना चाहिए, हाथ धोने चाहिए और दस्ताने पहनने चाहिए। बिल्कुल, दोनों करना चाहिए। ठीक है, रोगी को किसी प्रकार का क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए कभी कभी क्या होता है कि आपके हाथ में दिक्कत होती है तो क्रॉस इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी एक दवा अगर आपको खाए हैं किसी दूसरे रोग की, फिर दूसरी दवा आपने खा ली तो क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, टकराई जाती दवाई जगह कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसीलिए आपको हाथ धोना चाहिए और जो है ग्लव्स पहनना चाहिए, दस्ताने जो होते हैं जो आते हैं। ठीक है, डॉक्टरी वाले। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि घायल व्यक्ति सदमे में होता है तो क्या करना चाहिए? घायल व्यक्ति सदमे में हो तो उसको जो है उसे समझाएं और सांत्वना दें। बिल्कुल, उसको सदमा कोई लग गया तो उसको समझाना चाहिए और सांत्वना देना चाहिए, ताकि जो है वो अपने सदमे से बाहर आए और सारी चीज़ों को समझे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, अगर कोई हड्डी टूट गई है तो मरीज को क्या करना चाहिए? बेहोश कर देना चाहिए या सीधा कर दर्द कम करने का प्रयास करें, बैठा दें? तो भाई अगर हड्डी टूट जाए किसी की तो सीधा कर दर्द कम करने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस तारीख को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे घोषित किया है? तो 15 अक्टूबर, मैंने आपको बताया था 15 अक्टूबर इज राइट आंसर। और पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार कब जो है ये डे घोषित किया गया था? 2008 में। ठीक है, अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। हाथ कब कब धोना चाहिए? बताइएगा सभी लोग, हाथ कब कब धोना चाहिए? खाना खाने से पहले और बाद में, बिल्कुल ठीक है।
छींकने, खांसने या नाक साफ करने के बाद, यहाँ पर भी ठीक है। बीमार या घायल को छूने से पहले और बाद में भी आपको हाथ धोना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। उपरोक्त सभी आप सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। श्वसन क्रिया के अंतर्गत आता है, बताइएगा क्या आता है। श्वसन क्रिया के अंतर्गत क्या आता है? श्वास भरना, श्वास रोकना और श्वास छोड़ना। तो शरीर के मतलब श्वास के क्रिया के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, श्वास भरना, छोड़ना, रोकना। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है, शरीर के रक्त में गर्मी होती है। बिल्कुल, शरीर के हृदय में गर्मी है, सिर में गर्मी, मांसपेशियों में। शरीर के रक्त में गर्मी होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 28 नंबर, डिजिटल थर्मामीटर किस काम आता है? तो बिल्कुल तापमान नापने के लिए ही काम में आता है डिजिटल थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न है, उपचार के समय रुई और पट्टी को पकड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रुई और पट्टी को पकड़ने के लिए एक जो है एक यंत्र होता है, उसका नाम है फोर्सेप्सिक्स टूथ, उसी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 30वां प्रश्न है, घायल व्यक्ति को सीपीआर कब तक देना चाहिए? तो घायल व्यक्ति को सीपीआर तब तक दें जब तक वह मुंह खोलकर सांस नहीं लेता। ठीक है, तो जब तक वह मुंह खोलकर सांस नहीं लेता है तब तक उसको सीपीआर देना चाहिए व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखेंगे। जब रोगी या घायल व्यक्ति का स्वास्थ्य लाभ ज्ञात करने के लिए किसे चेक करेंगे, बताएं। किसी रोगी या घायल व्यक्ति का स्वास्थ्य लाभ ज्ञात करने के लिए कि वो भाई कितना सही है, तो क्या चेक करेंगे? सबसे पहली बात, नाड़ी को चेक करेंगे, श्वास की गति को चेक करेंगे और रक्त परिसंचरण को चेक करेंगे। ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी को चेक करेंगे। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है? प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है? दम घुटने पर भी दी जाती है, सांस रुकने पर भी आप मतलब सीपीआर देते हैं। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा देते हैं। मोच या हड्डी टूटने पर भी प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ये सभी स्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। आगे देखिएगा, ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में 100% आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मुख्यतया श्वास नली में रुकाव किस स्थिति में होता है? श्वास नली में रुकाव बेहोशी की स्थिति में होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 34 नंबर, खुले हाथों से किस संक्रमण का खतरा बना रहता है? तो खुले हाथों से हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी एक रोग होता है, इसका खतरा बना रहता है। एचआईवी का खतरा बना रहता है और एड्स का भी खतरा बना रहता है खुले हाथों से, जब आप एक प्रकार से किसी व्यक्ति मरीज को छूते हैं या अन्य चीज़ों को काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न 35 नंबर, समुदाय और राष्ट्रीय नेताओं ने जनता को कब स्वच्छ हाथों के लिए प्रेरित किया है, बताएं। समुदाय और राष्ट्रीय नेताओं ने जनता को कब स्वच्छ हाथों के लिए प्रेरित किया, हाथ धोने के, या जो हैंड वॉशिंग डे बताया था, तो 2008 में किया था, 15 अक्टूबर की डेट को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न है, बच्चों में कौन से रोग सामान्य हैं? बच्चों में डायरिया और निमोनिया, ये दो रोग तो सामान्य होते हैं, हर एक बच्चे में आपको देखने को मिलते हैं, कभी कभी हमेशा बढ़ घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम जो होता है 98 पॉइंट, यहाँ पर देखेंगे 4 दिया, बिल्कुल फ़ारेनहाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर 98.6 दिया होता तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको बता दूं 98.4 जो है, इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में, तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान एक प्रकार से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का होता है। लेकिन अगर यही सेल्सियस 38 हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, 38-39 हो जाए, तो बुखार उसको हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 104 डिग्री बोलते हैं कि फ़ारेनहाइट मतलब बुखार था, 104 डिग्री बुखार था। 104 डिग्री बुखार नहीं होता, फ़ारेनहाइट वो तापक्रम नापने का एक पैमाना होता है। तो 104 मतलब कि जैसे मान लेते हैं 100.4 हो गया, 100.4 फ़ारेनहाइट डिग्री हो गया, तो यानी बुखार, नॉर्मल बुखार शुरू हो जाता है यहीं से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, शरीर के तापमान, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। शरीर के तापमान की वृद्धि होने पर कौन सा रोग होता है? शरीर के तापमान की वृद्धि होने पर आप सभी को पता होगा, तापमान बढ़ेगा तो बुखार होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, श्वास ग्रहण करने की दर क्या कहलाती है? श्वास ग्रहण करने की दर क्या कहलाती है भैया? गति कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वास गति होती है, एक स्वस्थ व्यक्ति की सांस गति जो होती है 16 से 18 बार होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 41 नंबर, थर्मामीटर से बुखार कितने मिनट तक नापना चाहिए? थर्मामीटर से बुखार लगभग 1 से 2 मिनट तक आप मापें, ज़्यादा हो जाता है मतलब ठीक ठाक है, ये एवरेज माना जाता है 1 से 2 मिनट। अगला प्रश्न 42 नंबर है,
चिकित्सक को रोगी से संबंधित किन किन विवरणों का पता होना चाहिए? बताएं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किसी भी चिकित्सक को रोगी से रिलेटेड कौन कौन सी बातों का पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, मल मूत्र और पसीने के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जीभ और पीड़ा क्या हो रही है इसके बारे में जानना चाहिए। भूख प्यास कैसी लगती है इसके बारे में एक चिकित्सक को पूछ लेना चाहिए किसी भी रोगी से। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ये सभी बातों की जानकारी एक डॉक्टर के पास होनी चाहिए किसी रोगी से रिलेटेड। अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में होना चाहिए, यानी जो फर्स्ट एड किट होती है उसमें क्या क्या होना चाहिए। उसमें दर्द निवारक दवाइयाँ होनी चाहिए। आप कोई मोटरसाइकिल खरीदेंगे तो उसमें भी फर्स्ट एड किट होती है। आप किसी कार खरीदेंगे वहाँ पर भी फर्स्ट एड किट आपको ऑलरेडी रखी हुई मिलती है। कभी एक्सीडेंट हो जाए तो आप देखेंगे जो जो आपकी इंजन होता है या जो आपकी टंकी होती है उसके नीचे एक डिग्गी टाइप की छोटी सी बनी होती है अंदर, उसमें आपको प्राथमिक चिकित्सा की किट मिल जाएगी। ठीक है। दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं उसमें, डिटॉल या सेवलान होती है, रुई होती है, विभिन्न प्रकार की पट्टियाँ उसमें रखी होती हैं। तो ये सब चीज़ें प्राथमिक चिकित्सा के बॉक्स में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्टेयर केस, स्टेयर क्याउज क्या है? स्टेयर केस जानते हैं क्या होता है? एक प्रकार की ये पट्टी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 45 नंबर, शरीर के तापमान में कमी होने से शरीर क्या होता है? दुर्बल हो जाता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, चैप्टर नंबर 1 का, कि जिस यंत्र से शरीर का तापक्रम नापते हैं वह क्या कहलाता है? जिस यंत्र से शरीर का तापक्रम नापते हैं उसको थर्मामीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे जिनके बारे में मैंने बताया। बाकी और भी मॉडल पेपर जैसे अब जो 14 वीडियोस और इसके हैं आपके, वो बिल्कुल फ्री में आपको बीए के रेगर चैनल पर मैं प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा। वहां पर मैं प्रयास करूंगा कि ये जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और वीडियोस में शुक्ला स्टडी पॉइंट पर यानी इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में बनवा दूंगा उसकी, तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं उसको। ठीक है। तो मतलब कि जब मैं बनवा दूंगा तो आप देखिएगा, बाकी मैं क्लासेस लेता रहूंगा। तो आप जो है बीए के रेकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड यानी फर्स्ट एड एंड हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिलने वाली है। और बाकी चैनल पर मॉडल पेपर जो होंगे हर एक चैप्टर से बनने वाले, मतलब हर एक पूरे के पूरे संपूर्ण सिलेबस को मैं आपको एक सीरियल वाइज तो पढ़ाऊंगा ही, इसके अलावा सभी चैप्टर से बनने वाले जो प्रश्न है उनको मिला मिला करके कभी कभी वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आपका जो एक प्रकार से जो टेस्ट होता रहे बीच बीच में। तो मॉडल पेपर जो होंगे हमारे, वो मॉडल पेपर जो आएंगे उसके बारे में मैं शुक्ला स्टडी पॉइंट में मॉडल पेपर आपके चलते रहेंगे, और उस पर जो है चैप्टर वाइज वीडियोस आपको मैं देता रहूंगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। ओके, गुड नाइट, आई लव यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।